Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Bansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं CSR नेट केमिकल साइंस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। आज हम स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री बेसिकली निकालना सीखेंगे किसके लिए, मेटल क्लस्टर्स के लिए, बोरेन्स कार्बोनेल्स के लिए। उसके बाद हम लास्ट में करेंगे आइसोलोबल एनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये तीनों ही टॉपिक नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने ये करवाना था बट हमारा ऑलरेडी जो टॉप मतलब जो हम कर रहे थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑलरेडी वो काफी बड़ा हो गया था, तो मैंने कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी। अब देखो मेटल क्लस्टर्स एंड जो बोरेन कार्बोरेन्स हमारे पास, मेटल क्लस्टर्स का एंड बोरेन कार्बोनेट्स का अगर जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आपको निकालनी आती है तो ये समझ लो कि इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनता ही बनता है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। देखो डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते, 100% नहीं बोल सकते, बट हाँ काफी फ्रीक्वेंटली इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, या फिर 2 मार्क्स में भी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर। तो सबसे पहले हमने ये मेटल क्लस्टर ले लिया। ठीक है, ये कैसा है, हमारे पास हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर है। हाई न्यूक्लियरिटी क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियरिटी कितनी है, 5 से ज्यादा है। हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर्स हम किनको बोलते हैं, जिनकी न्यूक्लियरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्योंकि कार्बोनिल है तो इसको बोलते हैं हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। ठीक है, तो हम सीखेंगे। अच्छा एक और चीज, ये हमारे पास फर्स्ट HNCC हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर है। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर निकालना। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहता है आपका वो क्या रहता है कि आपको निकालना होता है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसको कि सबसे पहले आपको निकालना है TEC, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, कैसे निकालोगे आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सभी लिगेंड्स की वो कैसे लेनी है। देखो यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है, रुदेनियम है, Ru है। ठीक है, Ru आपको पता है किसमें आता है, Ru किसके ग्रुप में आता है, ये आता है Fe के ग्रुप में। ठीक है, Fe में टोटल, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। मैंने आपको जैसे लास्ट में बताया था कि बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में एक तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, साथ में जो लिगेंड उसके साथ अटैच है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल को दे रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि मेटल के पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, उन वेकेंट ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, जो नेट इलेक्ट्रॉन काउंट होता है मेटल के अराउंड वो बढ़ जाता है। तो हमने वो निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो देखो आयरन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम आयरन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें 4s2 3d6। ठीक है, कितने होते हैं 8, तो रुदेनियम में कितने हो जाएंगे 8, कितने हैं ये टोटल 6, तो 6 इंटू 8 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितने 48। ठीक है, उसके बाद है देखो नेक्स्ट लिगेंड है कार्बन। ठीक है, अब देखो सिर्फ कार्बन अकेला है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालना है। सबसे पहले जो भी एटम जुड़ा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, मेटल के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जितने उसको मतलब बॉन्ड्स बनाने होते हैं, जितने भी उसको बॉन्ड्स बनाने पड़े अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कार्बन कैसा होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर पाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही हमारे पास कार्बोनिल कैसा होता है, मैंने आपको बताया था जो कार्बोनिल होता है वो हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, चाहे वो ब्रिजिंग पे प्रेजेंट होगा चाहे वो हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन रुदेनियम के कितने हो गए 48। ठीक है, Ru के हो गए 48, कार्बन के हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी 17 कितने देंगे 34 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा 86। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा 86 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेना है। सेकंड में आपने क्या निकालना है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। पॉलीहेड्रल पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है आपने, ठीक है। काउंट इसको क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, पीईसी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, और इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। कई बार क्या आ जाता है कि आपको सपोज 3 या 4 मेटल क्लस्टर दे दिए होंगे और उनमें से आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें फ्रेमवर्क कितना है। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना। तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n, ठीक है। जो n होता है बेसिकली, व्हाट इज n, n हमारे पास होता है नंबर ऑफ मेटल एटम्स, ठीक है। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मेटल एटम्स हैं वो कितने हैं, वो होता है n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना 86 माइनस 12 n कितना है 8, सॉरी 6, 8 नहीं 6, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। 12 इंटू 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे 86 माइनस 72, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 14, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट था वो कितना आ गया 14, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करना है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 7, ठीक है। अब आपने n में कुछ ऐसा प्लस करना है कि वो आपके पास 7 बन जाए। n क्या है हमारे पास, बेसिकली n है नंबर ऑफ मेटल एटम्स, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मेटल एटम्स, तो बेसिकली नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने हैं 5, तो 5 में आप कितना प्लस करोगे कि 7 आ जाए, 2 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या आएगा 2। हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, ये n+2, ठीक है। अब देखो यहाँ आपने लिखना है n-1, n, n+1, n+2, n+3, n+4 एंड n+5, ठीक है। फिर देखो आपने कैसे याद रखना है, थायो, साइनो एंड हेट्रो कंपाउंड, ठीक है। कैसे याद रखना है, थायो, थायोल ग्रुप, ठीक है। तो थायो का मतलब SH, ठीक है। साइनो, ठीक है, साइनो का मतलब CN, ठीक है। थायो साइनो एंड, का मतलब A, ठीक है। A का मतलब होता है अरेक्नो, ठीक है। एंड हेट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो हेट्रो का H आएगा, कंपाउंड का C आ जाएगा, ठीक है। तो थायो साइनो एंड हेट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो देखो S से क्या होता है, S से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सुपर क्लोजो, ठीक है। और H से हमारे पास होता है हाइपर क्लोजो, ठीक है। C से हमारे पास होता है क्लोजो, N से होता है नीडो, A से होता है अरेक्नो, ठीक है। और H से होता है हाइपो, ठीक है। और C से होता है क्लैडो, ठीक है। तो ये होता है सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो एंड क्लैडो, ठीक है। तो आपने देखना है जैसे यहाँ पे आपके पास क्या आया था n+2, तो n+2 क्या है, नीडो। यानी कि जो हमारे पास ये मेटल क्लस्टर था इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नीडो। दिस हाउ यू विल प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा नीडो, ठीक है। मैंने शायद आपको कुछ गलत, अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेटल एटम n है वो आपके पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम n है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 6 है, 6 रुथेनियम थे ना, 6 Ru थे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 6 आ जाएंगे, ठीक है।
n प्लस डैश करेंगे कि 7 बनेगा, तो 6 प्लस 1 करोगे तो 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो n प्लस 1 हमारे पास क्या है, क्लोजो है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या आ जाएगा, क्लोजो आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आ जाएगा क्लोजो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या निकालना है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। ठीक है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने के बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, और फिर आपने n में क्या प्लस करना है कि आपके पास वो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 बन जाए। और आपको ऐसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, जिसको आपको कैसे पूछा जाता है, फ्रेमवर्क बताओ। ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे। हम एक और क्वेश्चन इसके लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ओस्मियम 5 कार्बन, ठीक है, CO15। ठीक है, ओके। तो अब देखो, सबसे पहले हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। ऑस्मियम भी आयरन के ग्रुप में आता है ना, तो यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, आयरन में कितने होते हैं, 4s2 3d6 होते हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास Ru, फिर आता है ओस्मियम। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 5s2 4d6। ठीक है, और नेक्स्ट वाले इसमें कितने हो जाएंगे, 6s2 5d6। ठीक है, तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, 5। ठीक है, तो सॉरी 8। तो 8 इंटू 5 कर लेंगे हम यहाँ पे, प्लस कार्बोनिल के कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी, कार्बोनिल से पहले कार्बन भी है। जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन है तो पहले ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करेगा। फिर कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करता है, कितने कार्बोनिल है, 15 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 प्लस 4 प्लस 30, कितना हो गया, 74। ठीक है, 74 आ गया इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने क्या निकालना होता है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। वो कितना होता है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया, 74 माइनस 12n कितना है हमारे पास, 5। तो कितना हो गया, 74 माइनस 60 कितना आ गया, 14। ठीक है, 14 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया 7। n कितना है, हमने करना होता है कि n में हम कितना प्लस करें कि हमारे पास 7 बन जाए। तो n हमारे पास क्या है, 5। तो 5 में हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास n प्लस 2 आ जाएगा। अब हमने जैसे किया था, तो n प्लस 2 में हमारे पास क्या था, नीडो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा नीडो। ऑल राइट, तो आप अब कर लोगे, हमें स्ट्रक्चर्स कैसे निकालने हैं बेसिकली इनके। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्री निकालना। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालनी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री निकालनी है, देखो तो ज्योमेट्री के लिए मेटल क्लस्टर्स की, ज्योमेट्री ऑफ मेटल क्लस्टर्स। ठीक है, हमें ज्योमेट्री निकालनी है। ज्योमेट्री निकालने के लिए देखो आपने क्या करना है, ज्योमेट्री के लिए हमें कुछ नहीं निकालना होता, सिंपल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल एटम्स। ठीक है, क्योंकि हमने क्लस्टर में देखा ना, काफी सारे मेटल एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मेटल एटम्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे उनकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो सबसे पहले तो हमने ये आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी, ज्योमेट्रीज भी सारी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, सबसे पहले तो 18। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, 48 के बाद 60, 62, 64। ठीक है, 72। ठीक है, 74, 84, 86, 86 के बाद 90। अब ये पूरा आएगा नहीं यहाँ पे, 98,
112 एंड 120। ये हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है, और नंबर आ गया मेटल एटम का, और यहाँ पे आ गई उनकी ज्योमेट्री, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मैंने ले लिया यहाँ पे 98, 112 एंड 120। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ना आपको निमोनिक याद रखना है, ठीक है। क्या निमोनिक है? निमोनिक है, देखो, माई, मतलब निमोनिक कुछ इस तरह से है कि एक टीटू बटरफ्लाई है, ठीक है, उसने टिफिन को भेजा, सेंट टिफिन बटरफ्लाई, एक टी2 M T2 बटरफ्लाई है, उसने टिफिन को भेजा, सेंट टिफिन, ठीक है। तो बेसिकली कैसे याद रखना है आपको, M T2 बटरफ्लाई, बटरफ्लाई सेंड टिफिन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक तो ये रखना है याद, बेसिकली क्या लिखवा रही हूँ मैं आपको, निमोनिक लिखवा रही हूँ आपको ज्योमेट्री याद रखने के लिए, ठीक है। एम से क्या होगा, एम से हो जाएगा मोनो न्यूक्लियर, यस मोनो न्यूक्लियर, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ना ये रहने दो, पहले हम ऐसे करते हैं कि हम लिख लेते हैं एम से, देखो क्या होगा, एम से एम आ गया, T2 से मतलब 2T है, ठीक है। बटरफ्लाई का मतलब B है, ठीक है। सेंड से हमारे पास S है, और टिफिन से हमारे पास T है, ठीक है। M T2 नाम की बटरफ्लाई थी, सेंट टिफिन, तो आपने एक तो निमोनिक इसका ये याद रखना है। सेकंड निमोनिक आपको क्या याद रखना है, सेकंड करना है आपको याद, सन ब्यूटीफुल, सन ब्यूटीफुल आउटसाइड, सन ब्यूटीफुल आउटसाइड द क्यूट स्कूल कैंटीन, क्यूट स्कूल कैंटीन, ठीक है, ये याद करना है आपको, सन ब्यूटीफुल आउटसाइड द क्यूट स्कूल कैंटीन। सन से एस आ गया, ब्यूटीफुल से बी आ गया, ठीक है, आउटसाइड से ओ आ गया, द से टी आ गया, क्यूट से सी आ गया, स्कूल से एस आ गया, कैंटीन से सी आ गया, ठीक है। तो आपको दो निमोनिक याद रखने हैं, M T2 बटरफ्लाई सेंटिफिन, दूसरा याद रखना है आपको सन ब्यूटीफुल आउटसाइड द क्यूट स्कूल कैंटीन, ओके। तो इससे हम करते हैं, देखो मैंने क्या बोला था आपको, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब देखो एम, एम, ठीक है, नेक्स्ट क्या है T2, यानी कि 2T है, एक हमने यहां लिख दिया, एक हमने इससे नेक्स्ट में लिख दिया, 2T हो गए, ठीक है। M T2 बटरफ्लाई का B, M T2 बटरफ्लाई सेंड टिफिन, हो गया। उसके बाद क्या था, सन ब्यूटीफुल आउटसाइड क्यूट स्कूल आउटसाइड, देखो यहाँ पे आउटसाइड द भी आना था, आउटसाइड द क्यूट स्कूल कैंटीन, ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद देखो, सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जब नंबर ऑफ मेटल्स ही नीचे को बढ़ रहे होंगे तभी हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो ज्योमेट्री आती है वो आती है मोनो
मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर में नंबर ऑफ मेटल कितना होगा, एक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्री आती है ट्राइमर या फिर हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर है यानी कि नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेटल्स फोर। फिर आती है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। फिर आती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आप ध्यान ऐसे थोड़ा आइडिया ले सकते हो, बटरफ्लाई में भी चार होंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में भी चार मेटल एटम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है, टी से क्या हो सकता है, चार तो मेटल एटम हो गए, फाइव होगा ना नेक्स्ट, तो फाइव में क्या होगा, टीबीपी, ठीक है। टीबीपी उससे नेक्स्ट भी फाइव ही होगा। एस से क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल में भी आपको पता है कितने होते हैं, फाइव ही होते हैं, है ना। तो स्क्वायर पिरामिडल, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आता है सिक्स, सिक्स में आता है बाय कैप्ड टेट्राहेड्रन, बाय कैप्ड टेट्राहेड्रन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सिक्स, सिक्स में ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। फिर टी से आता है ट्राइगोनल प्रिज्म, तो इसमें भी कितने हो जाते हैं, सिक्स हो जाते हैं। उसके बाद देखो सी से आता है यहाँ पे कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। यहाँ पे आता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। फिर आता है स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ठीक है। और फिर आता है क्यूब। कैप्ड ऑक्टाहेड्रन में नंबर ऑफ मेटल होंगे सेवन, स्क्वायर एंटी प्रिज्म में आपको पता है कितने होते हैं, एट लैटिस पॉइंट्स होते हैं, क्यूब में भी एट होते हैं, तो एट आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। तो आपने इस तरह से याद रखना है निमोनिक के थ्रू ये MT2 बटरफ्लाई सेंड टिफिन, फिर उसके बाद क्या है, सन ब्यूटीफुल आउटसाइड द क्यूट स्कूल कैंटीन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि जैसे टी से एक बार ट्राइगोनल प्लेनर आ गया, उसके बाद टेट्राहेड्रल आएगा, फिर टीबीपी आएगा, ठीक है, फिर स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो इस तरह से आइडिया ले सकते हो कि आपके पास क्या है, बेसिकली लेटिस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं ना नीचे को, तो नंबर ऑफ मेटल एटम्स बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, और आपको ये याद कर लेना, बस तीन चार बार बोलना, आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है ये नीचे को, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास देखो सबसे पहले है FeCO15C। आपको इसके लिए क्या निकालना है, आपको इसके लिए इसकी ज्योमेट्री बतानी है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालोगे। आयरन में हमें पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। कार्बोनिल में कितने हो जाएंगे, सॉरी ये Fe5 है, ठीक है, तभी मेटल क्लस्टर बनेगा ये तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 × 5 कर देंगे हम, ठीक है। प्लस कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2, कितने कार्बोनिल है 15, कार्बन कितने होता है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। 5 8 40 प्लस 30 प्लस 4 कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, यहाँ पे हो गया 74, ठीक है। तो 74 के लिए चेक करो एक बार, 74 के लिए हमारे पास क्या ज्योमेट्री आ जाती है, स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। उसके बाद देखो एक और कर लेते हैं, ऑस्मियम 6 CO कार्बोनिल 16 CN ब्यूटाइल, ठीक है 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑस्मियम है, आपको पता है किसके ग्रुप में आता है, आयरन के ग्रुप में आता है ना, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 8 ही होगा वो भी, 8 × 6, ठीक है। कार्बोनिल का कितने होते हैं 2, कितने कार्बोनिल है 16, प्लस इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, देखो जो ऑस्मियम के अटैचमेंट है वो किस वाले किसके साथ है, कार्बन के साथ है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था सिंपल से ऐसे चेक किया करो कि ये चेक करो कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है।
तो हम सबसे पहले वैसे चेक करेंगे। कार्बन ने कुछ इस तरह से होगा, 2 बॉन्ड बनाए होंगे नाइट्रोजन के साथ, है ना, ऐसे ही होगा ना कि कार्बन ने 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाए होंगे। ठीक है, 2 ही बॉन्ड उसने नाइट्रोजन के साथ क्यों बनाए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक वो ऐसे ब्यूटाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए होंगे, कार्बन के तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड है ना, इस पूरे ग्रुप में कार्बन ने तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाए हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने कितने बॉन्ड बनाए होंगे मेटल के साथ, 2 बॉन्ड्स, यानी कि जब ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये वाला ग्रुप हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो ऐसे कितने ग्रुप्स लगे हैं, 2 और लगे हैं, तो 2 into 2 कितना हो गया, 4, है ना, तो यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है बेसिकली। तो देखो 8 6 48 प्लस 16 2 32 प्लस 4, कितना आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा बेसिकली 84, है ना। ठीक है, 84 आ जाएगा ना। तो अब देखो 84 के लिए आपके पास क्या है, 84 के लिए ज्योमेट्री होती है बाई कैप्ड टेट्राहेड्रन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बाई कैप्ड टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब लास्ट जो हमने किया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मैंने उसमें भी समझाया था कि जो 18 इलेक्ट मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक बेसिस, इसका बेसिक ही है ये। कुछ भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री करना है, रिएक्शंस आगे करवानी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकालना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप कैसे स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्रीज निकाल पाओगे। तो ये तो था आपका, देखो मेटल क्लस्टर्स का स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री निकालना। ठीक है, ये आपको आ ही गया होगा। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स। ठीक है, हम करेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स में देखो, बोरेन्स क्या होते हैं, बोरेन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग बोरोन एंड हाइड्रोजन, वो होते हैं बोरेन्स। ठीक है, अब देखो हमने बताना है, और जो कार्बोरेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोरेन्स। ठीक है, कार्बोरेन्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन, बोरोन एंड हाइड्रोजन, उनको हम बोलते हैं कार्बोरेन्स। ठीक है, अब देखो हमने वेट्स नॉमेनक्लेचर ही कर रहे हैं, देखो हम वेट्स नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली ही पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अभी भी देखा था कि n-1 n, n+1 n+2 n+3 n+4 एंड n+5 के लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, n-1 के लिए होगा, क्या लिखा था हमने, थायो, साइनो एंड हेट्रो कंपाउंड। ठीक है, क्या था ये, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, ठीक है, क्लोजो, निडो, अरेक्नो, ठीक है, और हाइपो और क्लेडो। ठीक है, ये था। अब देखो हमने क्या करना है, बोरेन्स के लिए हमने कैसे निकालना है, बोरेन्स के लिए हम क्या करेंगे, बोरेन्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, बोरेन्स को कन्वर्ट करेंगे BnHn की फॉर्म में, BnHn। ठीक है, BnHn, तो एक बार आप क्या करोगे, BnHn लिख लो सारे, BnHn, 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 BnHn एंड लास्ट इज अगेन BnHn, ऐसे लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये नंबर है ना -1, इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 लिख लो, +0, इधर +1 +2 +3 +4 एंड +5, इन नंबर्स को ना आपने -2 से ना मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
जैसे इधर -2 - 1 क्या बन जाएगा, +2, इधर -2 0 बन जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय +1 क्या बन जाएगा, -2, -2 मल्टीप्लाई बाय +2 क्या बन जाएगा, -4, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा, -6, फिर क्या बन जाएगा, -8, फिर क्या बन जाएगा, -10। ठीक है, तो अब देखो हमने बेसिकली क्या कर दिया, ये बना दिया इस फॉर्म में। अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने जो भी बोरेन गिवन होगा उसको कन्वर्ट कर देना है इस फॉर्म में। ठीक है, और फिर हमने देख लेना है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट वन है B7H13। ठीक है, B7H13 है, तो B7H13 को अगर आप BnHn की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको बेसिकली 6H+ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 6H+ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें से 6H+ निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे B7H7 बन जाएगा, और H+ निकल गया तो नेगेटिव चार्ज पीछे रह जाएगा, कितना, -6। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो BnHn-6 है वो बेसिकली क्या, किस उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, अरेकनो, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अरेकनो। सिंपल सा होता है, ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को करोगे। सिमिलरली आपके पास है कोई कार्बोरेन। ठीक है, अब कार्बोरेन करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे जो टॉपिक आपका रह गया था, आइसोलोबल एनॉल। आइसोलोबल एनालॉजी। ठीक है, आइसोलोबल एनालॉजी हम करेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि आइसोलोबल हमारे पास सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई भी दो फ्रेगमेंट्स आपस में आइसोलोबल है, हम उनको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोलोबल का मतलब ये है कि जिनका स्ट्रक्चर आपके पास सिमिलर होगा। ठीक है, जिनको आप मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं, बेसिकली आइसोलोबल का मतलब होगा कि हमारे पास जो भी स्पीशीज आपस में, जो भी फ्रेगमेंट्स आपस में आइसोलोबल होंगी, हम उनको बोलते हैं कि उनकी जो सिमिट्री होगी वो सेम होती है। ठीक है, सिमिट्री सेम होती है। ठीक है, बेसिकली ये होता किस लिए कि हम इससे क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है, जैसे एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। जैसे जो कार्बन होता है वो हमारे पास किसके साथ, BH के साथ आइसोलोबल होता है। ठीक है, जैसे कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बोरोन का देखें तो बोरोन के अराउंड भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 बोरोन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन के भी तो वो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन भी तो बोरोन के अराउंड है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन इज आइसोलोबल विद BH। तो जो स्ट्रक्चर में बेसिकली कंट्रीब्यूशन होगी कार्बन की स्ट्रक्चर निकालने में, वही सेम अगर BH होता तो वैसा ही हमारे पास सिमिलर सा स्ट्रक्चर बनता उसका। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो कार्बन है वो BH के साथ आइसोलोबल है ना। और हम क्या बोलते हैं, जो आपस में आइसोलोबल होते हैं बेसिकली उसमें हो क्या रहा है कि उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है किसके लिए, क्लस्टर बाइंडिंग के लिए। यही चीज मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो क्लस्टर बाइंडिंग के लिए जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऑल्सो इनकी जो एनर्जी होती है, जो आपस में आइसोलोबल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली वो भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब देखो हमें कैसे देखना है कि आपस में कौन आइसोलोबल है। तो सबसे पहला हमारे पास केस 1 आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन मेटल्स का। ठीक है, और मेन ब्लॉक का। ठीक है, जो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मेन ब्लॉक मेटल्स होते हैं, या फिर मेटल्स नहीं, सॉरी, एलिमेंट्स लिखो, यहाँ पे लिखो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और डायरेक्टली लिखो मेन ब्लॉक वाले। ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे वो। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आइसोलोबल होंगे मेन ब्लॉक के 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। वैसे इसके जो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेन ब्लॉक के 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आइसोलोबल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आइसोलोबल होंगे।
ठीक है। उसके अलावा जो 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ आइसोलोबल होंगे एंड सो ऑन। 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ मेन ब्लॉक के साथ आइसोलोबल होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के लिए, आपके पास है कोई फ्रेगमेंट पीटी PET3, ठीक है, 3 ये फ्रेगमेंट है, और एक है आपके पास BH। ठीक है। तो देखो BH में तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बोरोन के अराउंड देखने हैं कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इसके, एक हाइड्रोजन का, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो प्लैटिनम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ना 2 करो, यहाँ पे ये 2 है। ठीक है। प्लैटिनम के कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, साथ में PET3, देखो PET3 है। आपको पता है फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बने हुए हैं, यानी कि अपने लोन पेयर दे रहा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटर है ये, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो 2 इंटू 2 कितने हो गया, 4, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस फ्रेगमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14। मतलब बेसिकली हमने प्लैटिनम के अराउंड देखना है ना कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखो ये ट्रांजिशन मेटल है बेसिकली, तो ट्रांजिशन मेटल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। वो मेन ब्लॉक के कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आइसोलोबल है, 4। तो हम बोल सकते हैं ना कि दिस फ्रेगमेंट इज आइसोलोबल विद BH। जो ये वाली फ्रेगमेंट है PET3 जो ट्वाइस, ये जो फ्रेगमेंट है ये किसके साथ आइसोलोबल है, BH के साथ आइसोलोबल है। ठीक है। तो मेन ब्लॉक का हमारे पास बोरोन हो गया, उसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है। ट्रांजिशन एलिमेंट का PT हो गया, ट्रांजिशन मेटल जो है हमारे पास ये PT हो गया, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, तो आपस में दे आर आइसोलोबल। ठीक है। तो इस दिस हाउ वी कैलकुलेट। केस 2 हमारे पास बनता है किसका, ट्रांजिशन मेटल्स का और ट्रांजिशन मेटल्स का। ट्रांजिशन मेटल्स में तो वही है, 18 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल होंगे 18 इलेक्ट्रॉन के साथ, और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे आइसोलोबल 17 इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आइसोलोबल होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फिर 15 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आइसोलोबल होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंड सो ऑन। ठीक है। जैसे कि अगर आप लेते हो CpCO, ठीक है, और एक आप लेते हो निकल CO2, ठीक है, तो Cp होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, हेप्टासिटी 5 होती है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मैंने बताया था जितनी हेप्टासिटी उतने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है। और Cp हमारे पास लिगेंड ये होता है बेसिकली, आपको पता ही है। ठीक है, ऐसे कोबाल्ट के साथ जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है। कोबाल्ट के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 होते हैं ना, 4s2, 3d7 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 9 प्लस 14, कोबाल्ट में 5 इलेक्ट्रॉन ये डाल रहा है, 9 इसके खुद के थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन होते। निकल में 10 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ने डाल दिए, 2 कार्बोनिल है ना, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों फ्रेगमेंट्स आपस में कैसी हैं, आइसोलोबल है। ठीक है। सिमिलरली केस 3 हमारे पास लास्ट जो बनता है वो है मेन ब्लॉक का। ठीक है, मेन ब्लॉक और मेन ब्लॉक का। ठीक है, मेन ब्लॉक का, इसमें भी वही होगा कि जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आइसोलोबल होंगे किसके साथ, 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ मेन ब्लॉक के साथ। ठीक है। जो आपने ध्यान रखना होता है वो ध्यान रखना होता है कि जो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और जो मेन ब्लॉक होते हैं वो कैसे आइसोलोबल होते हैं आपस में। ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 6, 5 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, इस तरह से इतने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये आइसोलोबल होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन 6 के साथ होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन 5 के साथ होंगे। ठीक। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बन है, कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही BH में बोरोन के अराउंड भी कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है। वैसे अगर आप नाइट्रोजन लेते हो तो आपको पता है नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 5 के लिए हमें BH2 लेना पड़ेगा। BH2 हम लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, देखो BH2 में अगर हम लेंगे तो B में बोरोन में खुद के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। 2 बॉन्ड इसने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन का भी तो 1 इलेक्ट्रॉन अब बोरोन के अराउंड आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके अराउंड भी, 5 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो हम क्या बोलेंगे, दी स्पीशीज आर आइसोलोबल विद ईच अदर। ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं आइसोलोबल, और यही होती है आइसोलोबल एनोलॉजी, सॉरी, आइसोलोबल एनोलॉजी यही होती है। ठीक है। ओके।
तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि हमें क्या करना था, बेसिकली हम कर रहे थे बोरेन्स, ठीक है। तो बोरेन्स के लिए हम निकाल रहे थे कि हमने बोरेन्स का स्ट्रक्चर निकालना था, है ना। तो बोरेन्स का देखो स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमने निकालना है कार्बोरेन का कि स्ट्रक्चर बताना है C2B4H7, ये हमारे पास दिया है नेगेटिव, ठीक है। इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। हमें कुछ दिख रहा है ये कार्बोरेन ही है ना, तो हम इसको बोरेन्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बी और एच की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है आइसोलोबर एनर्जी कि हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन होता है अगर हम उसको बी एच की फॉर्म में लिखे तो एक कार्बन को हम बी एच के साथ आइसोलोबल कर सकते हैं। जो एक कार्बन होता है वो बी एच के साथ आइसोलोबल होता है, तो हम एक कार्बन की जगह में क्या लिख सकते हैं, बी एच। कितने हैं ये, दो, ठीक है। और साथ में B4H7 नेगेटिव, क्या बन गया ये बन जाएगा, बी कितने हो गए टोटल, 4 5 6, और एच कितने हो गए हमारे पास 7 8 9, ठीक है, 9 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 3H+ हम निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो BnHn की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या बन जाएगा ये B6H6, ठीक है, और 4-, ठीक है। अब देखेंगे अगर कि हमारे पास BnHn4- क्या होता है, नीडो, तो हमारे पास क्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा नीडो, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल वी हैव CP4CO4 B2H6, ठीक है। हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है कि क्या है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CpCO4, क्योंकि जो Cp है ये कार्बन कोबाल्ट के अराउंड लगा है, ठीक है, B2H6, ठीक है। हम इसको पता है कैसे कन्वर्ट करना है, हमें इसको बोरेन्स की फॉर्म में, BH की फॉर्म में। हमें पता है आइसोलोबर एनर्जी, हम क्या करेंगे, देखो ये है Cp लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इनका इलेक्ट्रॉन काउंट, CpCO का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वो कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। एंड हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन आर आइसोलोबल विद 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ मेन ब्लॉक। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, BH। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इस यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं BH में, तो BH लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, BH4, ठीक है, B2H6 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। क्या बन जाएगा ये, कितने बी हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6। तो ये क्या बन गया, B6H10, ठीक है। अब इसको BnHn फॉर्म की कन्वर्ट करने के लिए हमें 4H+ बाहर निकालने पड़ेंगे। क्या बन जाएगा, B6H6 4-, ठीक है। 4- क्या होता है, नीडो होता है, ठीक है। 4- क्या होता है, नीडो होता है, तो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा नीडो। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो आपको बताया है वेट्स नोमेनक्लेचर, इससे आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास बोरेन्स का। और आपको आइसोलोबर एनर्जी भी समझा दी है कि वो किस तरह से आपने निकालनी है, ठीक है, कि आपके पास कितनी फ्रेगमेंट्स किसके साथ आइसोलोबल होगी। बस आपको जो मेन याद रखना है वो क्या याद रखना है, ट्रांजिशन मेटल और मेन ब्लॉक के बीच में किस तरह से होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको मेटल क्लस्टर्स के लिए स्ट्रक्चर्स एंड ज्योमेट्री निकालना सिखा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।